अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था ना वो था जी, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कमांड यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, कमांड इंटरप्रेटर। तो आज अभी जो फर्स्ट हाफ होगा ना लेक्चर का वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन है। हम थोड़ा कमांड लाइन में जाके कमांड्स रन करेंगे। ठीक है। तो जिस तरह ये है, ये लिनक्स की कमांड है, कुछ ये रन करेंगे। कुछ लोगों ने आई थिंक ऑलरेडी पता है कुछ को कि लिनक्स में कमांड लाइन किस तरह यूज़ करते हैं, और कुछ को अभी फ़िलहाल शायद ना भी पता हो ज़्यादातर। तो हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे कि फ़र्स्ट जो हाफ एन आवर होगा उसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि कमांड को हम किस तरह, कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है लिनक्स का वो किस तरह यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो है आपका सिस्टम कॉल्स। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देखा था कि आपका जो इंटरफेसेस हैं वो डिफरेंट इंटरफेसेस होती हैं। ठीक है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज़ ऑलरेडी इन दिस मीटिंग, और शुड बी वेट, थोड़ा वेट करें या फिर अभी स्टार्ट करें? सर स्टार्ट कर दें क्लास, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने आना था वो अब तक तो आ गए हैं। अच्छा अच्छा, मैं एक शेयर करता हूँ स्क्रीन। अच्छा, ये ब्राउज़र नज़र आ रहा है मेरा? इधर लिखें जी। जी सर, आ रहा नजर। अच्छा अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये आप अपने एंड पे भी ओपन करें मेरे साथ। ठीक है। तो लिखना है आपने लिनक्स कमांड लाइन। आपने जो सर्च करना है वो करना है ऑनलाइन लिनक्स टर्मिनल से। ठीक है। जब आप, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट एज अ गेस्ट हैं इधर। तो लास्ट टाइम फैकल्टी मीटिंग में उन्होंने हमें ये थोड़ा सा कहा था कि जो गेस्ट हैं उनको अलाउ नहीं करें, लेकिन अभी मुझे नहीं पता आप लोगों के, आई थिंक कोई अकाउंट के इश्यूज हैं या क्या है। सर, बन गया अकाउंट सबके। तो फिर एज अ गेस्ट क्यों ये आ रहे हैं इधर? तो एज अ अपने अकाउंट से लॉगिन करें। चलें, एनीवेज, ऑनलाइन लिनक्स टर्मिनल। ठीक है। इसमें जो पहला लिंक है आपने वो ओपन करना है। असल में दो तरीके हैं, या तो मैं इंस्टॉल करूं लिनक्स को, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस लिनक्स को इंस्टॉलेशन के बाद हम जो लिनक्स को यूज़ करते हैं वो एज अ कमांड लाइन यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं लिनक्स का टर्मिनल। तो जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन भी कुछ फ्री टर्मिनल्स अवेलेबल हैं जहां पर हम कमांड्स को रन कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट रियलाइजेशन ऑफ है कि हम किस तरह लिनक्स को यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी रियलाइजेशन जो है अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये पेज नज़र आ रहा है सबको, जिस पर लिखा है ऑनलाइन लिनक्स टर्मिनल? यस सर। अच्छा, इस इस वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पर भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में भी, और अगर कोई डायरेक्ट ओपन करना चाहे वो ओपन कर सकता है। ठीक है। ये करना है रन टर्मिनल नाउ।
यहाँ पर आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी जो मेरे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है मैं उसी को रन कर रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपका एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका सबसे पहले देख सकता हूँ कि इस पर इंस्टॉल क्या हुआ है। तो कमांड है cat/etc/os release। इस पर मैं देख सकता हूँ कि इस पर ubuntu इंस्टॉल हुई है और उसका ये वर्जन है। ठीक है, माइक को बंद। सही, दोबारा रिपीट करिएगा कमांड। अच्छा, कमांड है जी cat/etc/os-release। ठीक है, ये कमांड आपको बता रही है कि आपका इस टर्मिनल पर कौन सा लिनक्स का वर्जन इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अब ls है लिस्टिंग की कमांड। ठीक है, ls-a। अच्छा, ये असल में ls जो कमांड होती है ना वो आपको लिस्ट बता देती है कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज कितनी है। तो हम देखते हैं pwd पेरेंट डायरेक्टरी। अभी हम हैं होम यूज़र के पास। ठीक है, होम एक डायरेक्टरी है और यूज़र की एक डायरेक्टरी है। ये नज़र आ रही है सबको स्क्रीन? यस यस सर। सही है। अच्छा, मैंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है फाइल्स में, वो है यूनिक्स ट्यूटोरियल के ऊपर। ठीक है, वो काफ़ी सारी कमांड्स वहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, क्योंकि अगर आप फाइल्स में जाओ तो वहाँ से भी वो ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वो सारी वहाँ पर कमांड्स हैं, आपने यहाँ पर उनको रन करना है। ठीक है, अब जिस तरह कैलेंडर शो करना है तो हमारी कमांड है कैलेंडर CAL। तो ये कैलेंडर शो कर देगी टर्मिनल के ऊपर। ठीक है जी, अप्रैल 21 है और आज 18 है। अच्छा, मैं ये टर्मिनल अभी क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर का मतलब है जो टर्मिनल पे कंटेंट है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। PWD है जी पेरेंट डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में मैं बैठ के काम कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर फोल्डर बना हुआ है home/यूज़र का। मैं यूज़र के अंदर बैठ के ये टर्मिनल को रन कर रहा हूँ। अगर मैंने यूज़र से बैक के ऊपर जाना है तो मैं लिखूँगा cd ... ठीक है, अब आ जाऊँगा मैं होम के ऊपर। ठीक है, होम के ऊपर ls करते हैं। होम में क्या चीज़ पड़ी हुई है? यूज़र पड़ा हुआ है। ठीक है, ls का मतलब होता है लिस्टिंग्स, कि उसके ऊपर क्या क्या लिस्टिंग्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं एक पेरेंट डायरेक्टरी और जाता हूँ बैक पर, तो मैं रूट पर आ जाऊँगा, या हम उसको देखने के लिए हम लिखेंगे ls। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे उसके जो फोल्डर्स हैं ऑलरेडी वो पड़े हुए हैं। तो मैं अगर इस फोल्डर में, ये आपको नज़र आ रहा है अभी सब? यस सर, नजर आ यस सर। अच्छा जी, तो मैं अगर किसी भी डायरेक्टरी में जाना चाहूँ यूज़र की तो मैं लिखूँगा cd यूज़र। ठीक है, तो मैं उस यूज़र डायरेक्टरी में आता हूँ। cd का मतलब होता है चेंज। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी, कि मैं चेंज कर सकता हूँ उसकी डायरेक्टरी। तो अगर मैं बैक जाता हूँ दोबारा, हम जाते हैं लोकल के ऊपर, तो cdlo, और आप ये लिख के टैब दबाएंगे तो वो कंप्लीट भी कर देगा। ठीक है, इसने ये ऑटो कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर मैंने LO लिख के आपका टैब दबाया। टैब का मतलब होता है ऑटो कंप्लीशन। ठीक है, तो मैं ये लोकल की डायरेक्टरी में चला गया और मैं यहाँ पर लिखूँगा LS। तो ये क्या करेगा? लिस्ट दिखा। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो MKDIR मेक डायरेक्टरी उस्मान के नाम से डायरेक्टरी बना दे। अच्छा, मुझे अभी ना परमिशन नहीं, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो अभी मेरे पास डायरेक्टरी बनाने के परमिशन नहीं है, वरना इस कमांड से आप डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं दोबारा बैक पर, जिसको कहते हैं cd ...
ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा ls करता हूँ, ls माइनस a, तो ये मुझे सारी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी जितनी भी पड़ी हैं वो मुझे शो कर रहा है। अब हम दोबारा जाते हैं cd यूज़र की डायरेक्टरी में। ठीक है, तो ये कमांड बेसिकली लिनक्स जो है वो आपकी थ्रू कमांड लाइन हम उसमें चीज़ें बना सकते हैं। अब आपने कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट अगर गेट करना हो तो गिटहब पर चलें, गिटहब, ये आप लोगों ने अभी वहाँ अपने एंड पे ये ओपन किया है कि नहीं? सर टर्मिनल किया हुआ ओपन किया हुआ है, तो उसके जो मैंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया हुआ है, उसका नाम है यूनिक्स ट्यूटोरियल्स। आप वहाँ से भी जो कमांड लाइन है वो सारा वहाँ से कमांड देख सकते हैं, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, ls-l, सर व्हाट्सएप ग्रुप में किया हुआ सेंड। नहीं, ये मैंने टीम पर जो है, जी ये मैं सर। व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ। चलो, whoami, अच्छा एक और कमांड है, इसका नाम है whoami। ठीक है, यूज़र कौन, ठीक है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो वो कहेगा कि ये यूज़र जो है वो इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर अच्छा इसमें कुछ हमने अगर फाइल बनानी हो, कोई फाइल हमने सेव करनी हो, तो इसका एडिटर होता है vi। ठीक है, आगे कोई भी फाइल होगी उस्मान डॉट txt, हम उसको एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, vi एक एडिटर है और आगे उस फाइल का नेम है। देन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अच्छा ये एक फाइल का उसने ओपन कर दी मुझे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है उस्मान डॉट टेक्स और यहाँ पर ये मैं इंसर्ट, तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करूँगा आई फॉर इंसर्ट, फिर देन मैं यहाँ टाइप करना स्टार्ट कर दूंगा, दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और मैंने इसको मैंने अगर सेव करना है तो मैं एस्केप दबाऊंगा, डबल कॉलन, थोड़ा सा यहाँ पर स्लो चल रहा है ये सिस्टम, इसको मैं कमांड दे रहा हूँ लेकिन इसमें अभी ओपन नहीं हो रही। अच्छा, WQ है जी वर्क को सेव करने के लिए, अगर ये डॉक्यूमेंट हमने सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, हाइफन और WQ।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दरमियान में सर हो जाती है बात। ठीक है, आ रही है। अब आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा आई डोंट नो कि सिस्टम बहुत स्लो हो गया है अभी फ़िलहाल। ये ब्राउज़र जो मैं कमांड इसको दे रहा हूँ, अच्छा ये जो मैंने लिखा हुआ है ना $WQ, ये है कमांड जो कि इसको सेव करेगी। ठीक है, तो स्क्रीन नज़र आ रही है ना अभी भी? ठीक है, मैं उससे अभी फ़िलहाल उससे बाहर आ गया हूँ। PWD सही है, ये है जी पेरेंट डायरेक्टरी के लिए होम यूज़र। अब CD अगर चेंज करनी हो आपने डायरेक्टरी तो CD आप लिखेंगे आगे डॉट डॉट बैक डायरेक्टरी के लिए जाना है। ठीक है, CD बैक डायरेक्टरी में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है इस टाइम? यूज़र। अब यूज़र के फोल्डर में जाना है तो आप लिखोगे चेंज डायरेक्टरी और आगे यूज़र। ठीक है, यूज़र आ गया। अब हमने कोई गिटहब का कोड मैं करना चाह रहा था कॉपी, लेकिन वो भी अभी ओपन नहीं हो रहा। wget अच्छा, wget का मतलब है कि ये यहाँ अगर मैंने गिटहब से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर जिस तरह कोड होता है, हमने क्या जिस तरह मोस्टली हमने क्या करना होता है कि जो कोड है उसको कॉपी करना होता है कोई भी। तो मैंने एक कोड अभी कॉपी करने के लिए आगे लिखा है wget, उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि इस लिंक से कोड को कॉपी कर ले। तो अभी पता नहीं ये अभी कनेक्टिंग कर रहा है। क्योंकि ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं टर्मिनल, इसमें जो है ना वो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर मैंने कहीं चीज़ इंस्टॉल की होती तो मेरे पास सारे राइट्स होते। बहरहाल ये जो कमांड्स हैं लिनक्स में हम इस तरह उसको यूज़ करते हैं। जिस तरह MK में एक डायरेक्टरी बनानी है तो वो MKDIR सही है यहाँ पर। अब ये कमांड अभी रन नहीं होगी क्योंकि इसके पास मेरे पास राइट्स नहीं है। MKDIR उस्मान, ठीक है, कैन नॉट मेक, क्योंकि मेरे पास राइट्स नहीं है तो मैं इसको सूडो से रन करके देखता हूँ। क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ तो इसलिए मैं सूडो भी यहाँ पर रन नहीं कर सकता। एनीवेज, आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि लिनक्स में जो है वो कमांड लाइन में किस तरह जी सर। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि जो मैंने अभी फाइल आपको शेयर की है व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें सारे उस ट्यूटोरियल्स में कमांड लाइंस के बारे में उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो कमांड है ये किस तरह रन होती है। ठीक है, ये जो लिनक्स है वो कहीं फिजिकल सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है मेरे पास। तो मैं अगर हमने आगे कुछ काम उस पर मजीद कर तो फिर मैं उसको कहीं इंस्टॉल करके देन हम हेलो हेलो, यस सर, आवाज़ आ आवाज रही आ है? रही है। फिर आ रही है आवाज, आ रही है सर आवाज। आ रही है। अच्छा, मेरे एंड पे वो मुझे ऑन होल्ड कर रहा है, डोंट नो कि वो कह रहा है कि इंटरनेट का कोई इशू है। चले, अगर आपको आवाज़ ना आए तो मुझे आपने बताना है, सही है?
जी सर ठीक है। अच्छा जी, जी सर, अब अभी हम आ रहा दोबारा। है शो। कभी कभी आवाज कट जाती है, कभी फिर आने लग जाती है, अच्छा इसलिए। चले, मैं फिर अभी लेक्चर में क्या करता हूँ, मैं डाटा से कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मसला ना हो। तो लेक्चर हम अभी स्टार्ट करते हैं, मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ इसको डाटा से, ठीक है। ओके सर। मोबाइल हॉटस्पॉट। अच्छा, आज आज हम अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने थोड़ा बहुत ये काम किया है वो था रिलेटेड टू लास्ट टाइम जो हम देख रहे थे आपका कमांड इंटरप्रेटर्स, ठीक है, जिसमें CLI आ जाते हैं आपके कमांड। जिस तरह ये एक है आपका लिनक्स का टर्मिनल, ठीक है, जिसमें शेल है ये वाला, और इसमें आपके पास लिनक्स भी था आई थिंक। तो लिनक्स में हमने अभी जो काम किया है वो हमने लिनक्स में की है, ठीक है। PWD, जिस तरह ये पेरेंट डायरेक्टरी है हमारे पास, LS लिस्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्टरीज है उसकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं जी सिस्टम कॉल्स के ऊपर। जो आज हम काम करेंगे वो होगा सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वो आपका प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती हैं टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द OS। इसमें क्या होता है, जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज होती हैं उसमें सिस्टम कॉल्स उस जाकर उस सर्विस को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। ये नॉर्मली क्योंकि हमारी विंडोज़ जो है ना वो सारी सी और C++ में लिखी हुई है, तो जो इन कॉल्स के जो लैंग्वेज है ये भी सी होती है, या C++, ठीक है। मोस्टली एक्सेस बाय प्रोग्राम वाया हाई लेवल APIs, ठीक है। इसमें जो है ना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं API। तो API से आप जो आके सिस्टम को कॉल को इनिशिएट करते हो। जिस तरह सिस्टम कॉल एक मैंने दी कि जी ओपन फाइल, ठीक है, सिस्टम्स फाइल या ओपन एनी एप्लीकेशन, तो जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको एज अ कॉल मैनेज कर रहा होता है। वो जाके सिस्टम की वो जो उसका प्रोसेस है उसको जाके स्टार्ट करता है। Three most important APIs are Windows API for Windows, POSIX API for POSIX-based system, and for versioning, and Linux and Java API for Java virtual machine। अब 3 तरह की वो कह रहा है डिफरेंट APIs होती हैं आपके पास। जो विंडोज़ में होती है वो आपका Windows 32 होती है, ठीक है। और POSIX बेस्ड सिस्टम है उसमें आपके पास POSIX API होते हैं। और जावा जो वर्चुअल मशीन्स हैं जिसमें जो जावा एप्लीकेशन रन हो रही होती है उसमें हम जावा API यूज़ करते हैं। जावा वर्चुअल मशीन एंड्रॉयड है, वो आपका एक उसके जो बैक एंड पे जावा वर्चुअल मशीन उसको चाहिए होती है जहाँ पर वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है।
तो वो एक API जो प्रोवाइड करेगा वो आपका जावा वर्चुअल मशीन, उसको हम कहते हैं JVM, तो JVM उसको प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अगर किसी ने आपने जावा में एप्लीकेशन बनाई हो तो उसको हमें डिप्लॉय करना पड़ता है किसी सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो जिस तरह ये वेब एप्लीकेशंस हैं जावा की, उस पर हम जिस तरह एक्लिप्स में कोई बंदे ने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वो क्या करेगा, उसको अगर उसको रन करके शो करना है तो वो क्या करेगा, वो करेगा रन डिप्लॉय, रन में जाएगा, वहाँ आएगा रन ऑन द सर्वर। तो जो सर्वर होगा ना वो उसका होगा JVM, जावा वर्चुअल मशीन होगी वो एक, ठीक है। कि विंडोज़ में बैठ के वो वर्चुअल मशीन इन्वोक होती है आपकी, ठीक है। ये स्लाइड नज़र आ रही है सबको जिसमें लिखे एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम कॉल्स? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये है जी एग्जाम्पल के सिस्टम कॉल की एक एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास सोर्स फाइल्स होती हैं और डेस्टिनेशन फाइल्स होती हैं। अब इसमें आपके पास इसका फॉर्मेट ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड APIs। इसमें जो है ना, ये क्योंकि ये C प्रोग्राम्स में लिखी होती हैं तो इसके हम पैरामीटर, हमारे पास रिटर्न वैल्यू होती है, फंक्शन का नेम होता है और यहाँ पर हम उसके पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल, जिस तरह रीड फंक्शन है। माइक को बंद कर दें। जिस तरह ये रीड का फंक्शन है, उसमें हमने एक रीड का फंक्शन बनाया है सिस्टम के अंदर। तो वो क्या कर रहा है आपका, वो उसमें जो पैरामीटर्स होंगे आपका रिटर्न वैल्यूज़ होंगी, फंक्शन का नेम होगा और पैरामीटर में हम उसको पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। अब सिस्टम कॉल की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि टिपिकली आर नंबर एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन अ टेबल इंडेक्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। जो सिस्टम कॉल्स के जो बिहाइंड एक टेबल मेंटेन हो रहा होता है, उसमें सारी सिस्टम्स जो रन हुए होते हैं उन सब के जो इंडेक्सेस हैं या उनके एड्रेसेस हैं वो स्टोर हुए होते हैं। जिस तरह आप लोगों ने अभी विंडोज़ के सिस्टम या सर्विसेज देखनी है तो हम क्या करते हैं कि ऑल्ट डेल ऑल्ट CTRL और डिलीट दबा के उसमें आपका क्या होता है, एक सिस्टम किल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसमें आप सारे बैकग्राउंड जो विंडोज़ की जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको आप देख सकते हो कि कितनी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस इस विंडोज़ के ऊपर रन हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ से अब जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उन सब को एक इंडेक्सेस के अंदर मेंटेन कर रहा होगा, जिसको वो कहेगा सिस्टम कॉल इंटरफेस। System call interface invoke the intended system calls in OS kernel and return statement of a system calls and any return value। इसमें जिस तरह मैंने पीछे देखा था उसका सिंटेक्स कि एक सिस्टम कॉल होती है और उसकी कोई रिटर्न स्टेटस होगा। जिस तरह ये है रिटर्न स्टेटस, रिटर्न की वैल्यू होगी उसकी, ठीक है, कि उसकी रिटर्न की क्या वैल्यू है, अगर वो स्टेटस 1 है या 0 है, इन केस अगर वो सर्विसेज अनेबल है या डाउन है। A caller need know nothing about the how system call is implemented। जो एज अ यूज़र हमें इस चीज़ की तो हम नहीं कंसिडर करते कि वो सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेड किस तरह हुई है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो जस्ट नीड्स टू ओबे API एंड अंडरस्टैंड व्हाट OS विल डू एज अ रिजल्ट कॉल। हमें सिंपल जो APIs होती हैं उन्हीं को हमें कंज्यूम करना पड़ता है उस सिस्टम कॉल को इन्वोक करने में। तो मोस्ट डिटेल ऑफ OS हिडन इंटरफेस हिडन फ्रॉम प्रोग्रामर बाय API। अब जो जिस तरह हम C++ में आप लोगों ने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन, ठीक है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो इंटरनल डिटेल्स है वो कर देते हैं हाइड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखाते हैं और जो इंटरनल उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम यूज़र से हाइड कर देते हैं। तो API में भी इसी तरह होता है, जो सिस्टम्स की जो API है सिर्फ वो ही इनेबल हुई होती है और जो उसकी इंटरनल डिटेल्स है वो आपके पास हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, जो कि हिडन होती है, प्रोग्रामर्स ने ऑलरेडी उसमें विंडोज़ में हाइड किए हुए होते हैं। अक्सर आप लोगों ने अगर विंडोज़ में जो XP थी उसमें हम हिडन फोल्डर्स भी होते थे, इस पर राइट क्लिक करके फिर हम कहते थे शो हिडन फोल्डर्स। तो वो बेसिकली सिस्टम्स के जो विंडोज़ के अपने फोल्डर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड हुए होते हैं, ठीक है। ये है जी API सिस्टम कॉल OS रिलेशनशिप। जो API है और सिस्टम कॉल्स में रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, ऊपर यूज़र मोड है, नीचे आपका कर्नल मोड है। जो कर्नल मोड है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है
हार्डवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस किस सर्विसेज को कब एलोकेट करना है, कौन सी सर्विसेज कॉल को एक्सेस करना है। ठीक है, तो यूज़र क्या कर रहा है, सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जिस तरह मैंने यहाँ माउस का क्लिक किया, एक इंस्ट्रक्शन दी उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और इसके बिहाइंड जो इसका कर्नल है वो उसको इन्वोक कर रहा है। अब ये एक सिस्टम इन्वोक हुआ है, एक कॉल चली गई, तो ये एक ओपन की एक कॉल है कि इसको ओपन करो। जिस तरह मैंने फ़ाइल अभी विंडोज़ में डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं, तो वो एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है उसके बैक एंड पे, जो कि फंक्शन है ओपन का। ठीक है, ओपन का एक फंक्शन है और उसका एड्रेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो एक चीज़ ओपन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और जो कि हम फिर जैसे ही ओपन होगी वो एक चीज़ रिटर्न करेगी। अगर तो वो ठीक है तो वो 1 रिटर्न कर देगी, नहीं है तो 0 लेट्स सपोज। अगर वो सॉफ्टवेयर आपका सही काम कर रहा है तो डबल क्लिक पे वो चीज़ ओपन हो जाएगी, तो यूज़र एप्लीकेशन में हम वो चीज़ें जाके देख सकते हैं। अगर उसमें कोई करप्ट है तो वो आप जब ओपन करोगे तो वो मैसेज शो कर देगा, दिस फाइल कैन नॉट बी ओपन। ठीक है, इस तरह के कमांड प्रॉम्प्ट हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिस्टम कॉल को हम पास भी कर सकते हैं। इसके देखते हैं कि पैरामीटर को हम किस तरह पास करते हैं। जिस तरह हमने C++ में हमने देखा था कि 2 टाइप ऑफ पासिंग होती है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। ठीक है, वैल्यू में क्या करते हैं हम, जो एक्चुअल वैल्यू है सिर्फ वो कॉपी करते हैं। जो एक्चुअल उसका जो कोड है ना, हम अगर हम उसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू कॉपी हो रही है। और रेफरेंस में क्या करते हैं हम, उसका जो रेफरेंस है एंड ऑपरेटर के साथ हम उसका फाइल कहाँ स्टोर हुआ है हम उसका रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो सिस्टम पैरामीटर की पासिंग देते हैं कि सिस्टम कॉल की पैरामीटर जो है ना, ऑफन मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड देन सिंपली आइडेंटिटी ऑफ डिज़ायर सिस्टम कॉल। एग्जैक्ट टाइप एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी अकॉर्डिंग टू OS एंड कॉल्स। अब जो विंडोज़ है और लिनक्स में जो सिस्टम कॉल्स हैं ये थोड़ा सा डिफर कर रही हैं। ठीक है, उसमें जो है कि देयर 3 जनरल मेथड यूज टू पास पैरामीटर टू द OS। एक तो सिंपल पैरामीटर है जिसमें रजिस्टर्स होते हैं, कि जो अगर आप विंडोज़ में भी जाओ, जिस तरह कुछ कुछ आपने ऐसे देखे होंगे हैक्स, जिसमें वो रजिस्ट्री में जाके उस सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहा है। जिस तरह मैंने एक देखा था कि जो विंडोज़ पावर पॉइंट है ना, इस ये आपको फॉर्मेट होता है फाइल का, आई थिंक उसका नाम है SVG। ठीक है, SVG फॉर्मेट जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पावर पॉइंट में सेव नहीं हुआ होता। जिस तरह कोई भी अगर रिसर्च पेपर लिख रहा होता है ना, तो मोस्टली वो जो आपके इमेज मांगते हैं वो मांगते हैं SVG फॉर्मेट में। तो उसका हैक ये था कि उसने जाके इस विंडोज़ की रजिस्ट्री में, तो ये इंस्टॉल हुई होता है इसकी रजिस्ट्री भी होती है, उस रजिस्ट्री में जाके उसने उसकी वैल्यू वहाँ पर चेंज कर दी फॉर्मेट। देन उसके पास यहाँ पर अब अनेबल हो गया कि वो SVG में भी इसको स्टोर कर सकता है। अब जिस तरह के कुछ जर्नल ऐसे हैं जो कि मांगते हैं 600 DPI इमेज क्वालिटी, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट जो सेव करता है इमेज को वो करता है आपका 80 DPI। ठीक है, 80 to 100 DPI। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा। तो जो पावर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट इमेज सेव कर रहा है वो आपका कर रहा है 100 DPI। ठीक है, तो हम रजिस्ट्री में जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 100 को हम कर देते हैं 600। ठीक है, तो विंडो रजिस्ट्री में जाके हम ये काम कर सकते हैं। तो विंडो रजिस्ट्री में क्या होता है, उसके सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है। जब आपने 600 में चेंज कर देते हो, देन हमारे पास जब सेव एज करोगे तो उसका जो इमेज साइज़ होगा वो 600 होगा, जो कि कंपैटिबल है। अच्छा, दूसरा वेज ये है कि पैरामीटर स्टोर इन ब्लॉक एंड टेबल इन मेमोरी, द एड्रेस ऑफ ब्लॉक पास एज अ पैरामीटर इन रजिस्ट्री। अब विंडोज़ के रजिस्टर और जो आपके लिनक्स में जो रजिस्टर्स होते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, विंडोज़ जो है आपके वो टेबल में चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं, वहाँ पर ब्लॉक्स में हुए होते हैं। फिर पैरामीटर प्लेस्ड और पुश ऑन अ स्टैक बाय प्रोग्राम एंड पॉप ऑफ स्टैक बाय द, जिसमें पुश और पॉप का मैकेनिज्म आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हुआ होता है पैरामीटर में।
ठीक है। ब्लॉक एंड स्टैक मेथड डू नॉट लिमिट द नंबर और लेंथ ऑफ अ पैरामीटर बीइंग पास्ड, जो कि अब हम ये चीज़ें पैरामीटर में हमने यहाँ पर जिस तरह डिफाइन करनी होती हैं वो जो कि इधर है, ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है। अब इसकी वो कह रहा है कि इसकी लेंथ जो होती है ना वो यूज़र्स पे डिपेंड करती है, वो कितनी लेंथ देना चाहे। ठीक है। जिस तरह उसने दिया हुआ है कि इंट एफ डी वॉइड स्टैटिक बफर साइज, और ये काउंट कर रहा है बेसिकली उसके बफर साइज को। तो यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर वो उसी चीज़ की बात कर रहा है कि जो उसकी लेंथ है ना वो पैरामीटर की, वो उस मेथड के ऊपर जो वो यूज़र के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है। यूज़र के ऊपर एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है कि वो यूज़र ने वो चीज़ें उसको पैरामीटर में देनी है। अब ये है जी पैरामीटर पासिंग वाया टेबल। यहाँ पर यूज़र का प्रोग्राम है और यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और रजिस्ट्री में आपके पास एड्रेस पड़ा होता है। तो क्या करते हैं कि वो जो यूज़र प्रोग्राम है वो सिर्फ एड्रेस पास करता है यहाँ पर। ठीक है। जिस तरह उसने 13 है, सिस्टम कॉल 13, तो ये उसने एड्रेस जो है ना वो उसकी रजिस्ट्री में पास किया। तो ये कोड यहाँ पर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस कोड को एक्सेस किया और वो चीज़ ओपन कर दी। तो ये होता है जी पास बाय वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू पास हो रही है, ये वैल्यू यहाँ पर पास हो गई। तो विंडोज़ में हमारे पास पास बाय वैल्यू होती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं। अब प्रोसेस अगर हमने बनाना है कोई, तो प्रोसेस में क्या होगा, क्रिएट प्रोसेस। अगर कोई चीज़ ओपन करते हो तो उसके बिहाइंड एक प्रोसेस क्रिएट होता है। और जैसे जिस तरह मैंने अभी ये पावर पॉइंट ओपन की हुई है, तो इसका प्रोसेस विंडोज़ में ओपन हुआ हुआ है। और अगर मैं ये क्रॉस कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, किल हो जाएगा, एंड हो जाएगा और अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। कोई चीज़ मैंने लोड करनी है, लोड एग्जीक्यूट, ये सारे प्रोसेस के नाम हैं। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, वेट फॉर टाइम। ठीक है। तो जिस तरह अगर हमने कोई चीज़, दो चीज़ें डिलीट करनी होती हैं, तो वो कहता है कि पहले वाली डिलीट हो रही है, यू हैव टू वेट। ठीक है। तो ये वेट के इवेंट कॉल होते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद बेसिकली चूज़ करती है कि ये आइदर कि ये वेट इवेंट कॉल होगा या फिर आपका बॉट होगा या फिर एंड होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके आपके सिस्टम कॉल्स में आती हैं। डिबगर फॉर डिटरमाइनिंग बग सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन। अच्छा, लॉग फॉर मैनेजिंग एक्सेस टू शेयर डाटा बिटवीन प्रोसेस। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आपको वो उसके अंदर एक डिबगर भी लगा हुआ है, जो कि अगर किसी सिस्टम में मसला है किसी फाइल्स में, तो वो उसको डिबग भी कर सकता है। इस तरह आप ड्राइवर्स में जब अनइंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो कहता है कि फाइंड सॉल्यूशंस। ठीक है। जो फाइंड सॉल्यूशन में वो क्या कर रहा होता है, उसको डिबग कर रहा होता है, देख रहा होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। जिस तरह पावर पॉइंट है, उसने भी अपना एक डिबगर दिया होता है, जो कि अगर आपने क्रैश हो गया, जैसे लैपटॉप है वो आपका एकदम बंद हो गया, तो वो क्या करेगा, वो रिकवर करेगा उसी उसी स्टेट को। तो वो आपका होता है हॉल्ट स्टेट, अबॉर्ट स्टेट। ठीक है। तो उसी स्टेट से जो है आपका, वहीं से चीज़ें आपकी इनेबल होंगी, दोबारा एग्जीक्यूट होंगी। जिस तरह अक्सर आप लैपटॉप में जो पावर पॉइंट ओपन हुई भी हो, अगर आप उसको लैपटॉप क्लोज कर दो विदाउट शट डाउन, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे चीज़ें वहीं से रिज्यूम होंगी। ठीक है। तो ये भी एक सिस्टम कॉल उसके बिहाइंड काम कर रही है कि कौन सा इवेंट, अगर आपने सिस्टम शट डाउन किया है तो वो तो प्रोसेस पे होगा टर्मिनेट। अगर आपने उसको वैसे ही स्लीप मोड में कर दिया है, तो वो प्रोसेस आपका बॉट बॉट या वेट में चला जाएगा। ठीक है। सिस्टम कॉल्स की पता चला है सबको कि सिस्टम कॉल्स की टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं सिस्टम कॉल्स। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया सिस्टम कॉल्स में, सिस्टम कॉल्स डिफरेंट जो मैंने भी एक्सप्लेन किए है। यस सर। यस सर। अच्छा जी। यस सर। जी, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। अब डिफरेंट टाइप्स हैं सिस्टम कॉल्स की। ठीक है। यहाँ तो हमने देखा था ना कि ये वाली टाइप्स हैं, अब हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं।
फाइल मैनेजमेंट की कुछ टाइप्स हैं। अगर हमने फाइल को मैनेज करना हो तो उसमें क्या सिस्टम कॉल्स हम दे सकते हैं कि क्रिएट कर दे फाइल, डिलीट कर दे, ओपन कर दे फाइल, रीड, राइट, रीपोजिशन, ठीक है, गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट्स, या कोई नाम चेंज करना हो उस फाइल का। तो ये सारे आपके क्या हो गए, सिस्टम कॉल, या सारे उस एक फंक्शन बन गए। अगर हमने इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, जिस तरह टाइम हो गया, गेट टाइम, सेट डेट, गेट सिस्टम डेट्स, ठीक है, तो ये सारे आपके इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में आ जाते हैं। फिर डिवाइस की मैनेजमेंट की कुछ सिस्टम कॉल्स हैं कि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, डिवाइस रिलीज़ करनी है, डिवाइस रीड, राइट, रिपोजिशन, गेट, सेट डिवाइस, लॉजिकल अटैच, कि अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ पर यूएसबी माउस अटैच करना है तो आप एक उस डिवाइस की रिक्वेस्ट कर रहे हो उस पोर्ट के ऊपर जाके, जैसे यूएसबी पोर्ट यहाँ पर आप यूएसबी इसमें अटैच करोगे तो वो रिक्वेस्ट डिवाइस की एक सिस्टम कॉल जाएगी उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी इसी तरह होता है कि क्रिएट, डिलीट कम्युनिकेशंस, सेंड, रिसीव मैसेजेस, इफ मैसेजेस पासिंग मॉडल और होस्ट नेम और प्रोसेस नेम। जिस तरह क्लाइंट सर्वर है, इसकी कम्युनिकेशन में भी फिर आपके जो है ना, जिस तरह क्लाइंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सर्वर उसको एग्जीक्यूट कर रही है। इसी तरह प्रोटेक्शन की जो है सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं, जिसमें कंट्रोल एक्सेस हो सकता है कि अगर आपने जिस तरह आपके दो अकाउंट है सिस्टम में, एक तो आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, दूसरा एज आ गेस्ट लॉगिन है, तो गेस्ट लॉगिन को आप कंट्रोल कर सकते हो उसकी रिसोर्सेज। तो जो गेस्ट वाला जब आप अनेबल होगा तो वो विंडोज़ में सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसकी क्योंकि पास एक्सेस, उसकी हमने कंट्रोल एक्सेस कर दिया उसकी रिसोर्सेज को, अलाउ एंड डिनाई यूज़र एक्सेस। अब हम ये भी थ्रू सिस्टम कॉल्स हम कर सकते हैं कि अगर ये वाला पर्सन आ रहा है तो उसको हमने एक्सेस देनी है, अलाउ करना है कि नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई सिस्टम कॉल्स में। अच्छा, सिस्टम कॉल जो विंडोज़ की होती हैं और जो लिनक्स की होती हैं, यूनिक्स में होती हैं, वो थोड़ी सी डिफ़र करती हैं, लेकिन उनका काम एक ही जैसा होता है। अब जिस तरह प्रोसेस कंट्रोल में जो क्रिएट प्रोसेस की कमांड है वो विंडोज़ में उसको हम कहते हैं क्रिएट प्रोसेस, आगे फंक्शन नेम, और यही प्रोसेस यूनिक्स में हम कहते हैं फोर्क, ठीक है। फोर्क भी एक प्रोसेस है जिसका नाम है, अगर हमने लिनक्स में उसको हम कहते हैं फोर्क, और विंडोज़ में कहते हैं क्रिएट प्रोसेस। अब एग्जिट प्रोसेस और यूनिक्स में एग्जिट, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट और यूनिक्स में होता है सिंपल वेट। अब क्रिएट फाइल, ओपन फाइल, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट और क्लोज, ये सारी चीज़ें लिनक्स में भी हैं। फिर ये बेसिकली डिफरेंस बताया हुआ है कि हमारे पास क्या डिफरेंस है विंडोज़ में और यूनिक्स में। अब ये स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो लाइब्रेरीज होते हैं, सी प्रोग्राम इन्वोकिंग प्रिंट एफ लाइब्रेरी। इस तरह आपने सी प्लस प्लस में भी आपने कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़े होंगे और कुछ पढ़े होंगे बिल्ट इन फंक्शंस। तो जो प्रिंट एफ है वो आपका बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि आपने उसका कोड नहीं लिखा होता, सिंपल आप उसको कॉल उसको यूज़ करते हो। जिस तरह सी आउट है, प्रिंट एफ है, ठीक है, तो ये आपके सारे क्या हैं, आपके बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं जो कि आप सिर्फ कॉल करके यूज़ कर रहे हो। अब आपने प्रिंट एफ लिखा या फिर सी आउट लिखा, उसने जो आगे आपने टेक्स्ट दिया वो उसने डिस्प्ले करवा दिया टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसको हम कहते हैं कि सिस्टम आपका सिस्टम की लाइब्रेरीज़ हैं, ये आपकी सिस्टम की लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं। और अगर आपने खुद फंक्शन बनाना है तो हम उसको कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। अब ये MS DOS की एग्जांपल है जो कि बहुत पुरानी है, MS DOS, ठीक है, जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपका विंडोज़ यूज़ कर रही है, वो आपकी सिंगल टास्किंग है, एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा है। शेल इन्वोक व्हेन सिस्टम बूटेड, जैसे ही सिस्टम को बूट करते हैं तो उसका क्या है, शेल एग्जीक्यूट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। सिंपल मेथड टू रन अ प्रोग्राम, नो प्रोसेस क्रिएटेड, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं क्रिएट होता। सिंगल मेमोरी स्पेस, लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी, ओवरराइट ऑल विद कर्नल। ये क्या करता है, जो भी चीज़ें हैं उसके पास पड़ी हुई हैं वो सारी आपकी मेमोरी में ले जाता है। ऐड प्रोग्राम स्टार्टअप, ये बता रहा है कर्नल कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर
ये कमांड ऑलरेडी उसके पास पड़ी हुई होती हैं कि एग्जीक्यूट होती हैं, और ये फ्री स्पेस है। जितनी फ्री स्पेस अवेलेबल होगी वहाँ पर आपके प्रोसेसेस को ये फिर ओपन कर देगा। क्योंकि एमएस जो पुराने वर्जन थे उसमें क्या होता था कि हम 2-3 एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली यूज़ करें तो वो बड़ी स्लो हो जाता था, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है फ्री मेमोरी के ऊपर। जैसे ही मेमोरी फुल हुई तो वो फिर एकदम रीस्टार्ट हो जाता था कि मेमोरी आउटफ्लो हो गई है। ठीक है, तो जितनी मेमोरी होगी उतनी ही प्रोसेसेस यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मेमोरी। अब फिर जो यूनिक्स था वो आपके जो उसके प्रोसेस चल रहे हैं वो आपके मल्टीटास्किंग है। एक प्रोसेस जिस तरह कर्नल है उसके अंदर आपके पास 3 प्रोसेसेस रन हो रहे हैं पैरेलली। ठीक है, और अंदर में आपके पास इंटरप्रेटर पड़ा हुआ है जो कि इंटरप्रेट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है प्रोसेस बी, सी और डी के अंदर। ठीक है, तो आपका विंडोज़ जो एम एस डॉस है वो आपका सिंगल टास्क है, और जो आपका फ्री बी एस डी जो आपके यूनिक्स के वेरिएंट्स हैं जितने भी लिनक्स हैं, जिस तरह यूबंटू हो गया, फेडोरा, ये सारे आपके क्या हैं, मल्टीटास्किंग हैं। अच्छा जी, इसमें आपके पास यूज़र लॉगिन हो गया, शेल एग्जीक्यूट फोर्क। ये फोर्क बेसिकली जो आपका प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, जिस तरह हमने शेल, जिस समय टर्मिनल में मैं जो कमांड लिख रहा था उसके बिहाइंड एक प्रोसेस रन हो रहा था, जिस तरह चेंज डायरेक्टरी क्या है या मेक डायरेक्टरी है, MKDIR। सर BSD का मतलब क्या है? ये जो BSD है आपका बर्कले आई थिंक सिस्टम, इसका मैं देख लेता हूँ, इसमें है BSD। अच्छा, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम है। बर्कले इसलिए है कि ये बेसिकली सारे जो भी शुरू में जो इनके वर्जन्स रिलीज़ हुए थे वो बर्कले स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग है उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, तो बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सारे आपके ओपन सोर्स आ जाती हैं, जिसमें यूनिक्स के सारे फ्लेवर, जिस तरह यूबंटू हो गया, या आपके पास फिडोरा है, सेंटोस है, डिफरेंट वर्जन्स हैं लिनक्स में आपके। तो उसको, उसकी अपर कैटेगरी को हमने जो जिसके अंदर आते हैं वो है फ्री BSD, क्योंकि ये ओपन सोर्स है सारे, जैसा यूबंटू है, ये सारी आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये सारा हिस्सा इसको हम कहते हैं जी फ्री BSD, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इस जो आपके ओपन सोर्स हैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें फिर ये प्रोसेस इस तरह क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और ये मल्टीटास्किंग हो रही है इसमें। System programs provide a convenient environment for program development and executions. They can be divided into, अब जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं आपके वो एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके पास फाइल मैनिपुलेशन आ गई, स्टेटस इंफॉर्मेशन, समथिंग स्टोर इन फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट, ये सारी आपको सिस्टम प्रोग्राम जो है ना ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें आपके पास प्रोवाइड अ कन्वीनियंट इन्वायरमेंट फॉर अ प्रोग्रामर डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। अब जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह इक्लिप्स हो गया, इसमें आप एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट आपको दिया हुआ है जहाँ पर आप कोई भी PHP या फिर C++ इन सब के कोड्स आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कोई फाइल क्रिएट करोगे, प्रिंट करोगे, यहाँ पर सारी जो मैनिपुलेशंस हो सकती हैं वो आप एक ही सिस्टम प्रोग्राम्स में बैठ के कर सकते हो। इसी तरह जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं उसमें उनका मकसद ये होता है कि जितनी भी आपके हार्डवेयर लगे हुए हैं, जितनी भी आपकी जो सर्विसेज चल रही हैं, उन सबको मैनेज करना, उसके स्टेटस की इंफॉर्मेशन, कि कौन सा यूज़र की क्या एलोकेटा, जो उसका कोटा कितना हो गया है डिस्क का, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, डेट, टाइम, इन सब की जो ट्रैक होती है, ये सारी आपकी जो है ना रजिस्ट्री में भी सेव हो रही होती है, और आपकी लॉग्स भी बन रहे होते हैं, सिस्टम के लॉग्स। जो विंडोज़ है ये सिस्टम के लॉग्स भी बना रहा होता है। ये लॉग्स अगर वहाँ ज़रूरी होते हैं जहाँ पर सर्वर्स, अगर हमें इसको सर्वर्स पे इंस्टॉल करना है, देन हमें वहाँ पर लॉग्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब जैसे ही सिस्टम क्रैश होगा तो हम लॉग से उसका उसका बेसिकली क्रैश का रीज़न देख सकते हैं कि ये रीज़न किस वजह से ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्रैश किया। तो इसका जो है ना वो आपका जो विंडोज़ है वो आपका एक
लॉग्स बना रहा है, इसके ऊपर लॉग्स मेंटेन कर रहा है इनके। ठीक है, तो जिसमें जिसके ऊपर स्टेटस की इंफॉर्मेशन है। Some system implements a registry used to store and retrieve configuration information। जो रजिस्ट्री होती है ना, उसके पास जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई होती है उन सबकी कन्फिग्रेशन पड़ी हुई होती है। जिस तरह ये पावर पॉइंट है, इसकी जो कन्फिग्रेशन फाइल्स हैं वो उसकी रजिस्ट्री में जाके स्टोर हुई होंगी। तो जो आपके सॉफ्टवेयर हैक करते हैं बेसिकली, या उनको क्रैक करते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी रजिस्ट्री में जाके चीज़ों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जिस तरह सीरियल कीज़ हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अगर क्रैक करनी हो इस पावर पॉइंट की, तो वो रजिस्ट्री में जाके उसको डिसेबल कर देते हैं या फिर उसमें कोई मैनिपुलेशन कर देते हैं, जिससे आपका सॉफ्टवेयर जो है ना वो फिर है तो वैसे गलत चीज़, लेकिन उसमें यह है कि सॉफ्टवेयर आपका फ्री टू यूज़ हो सकता है फिर। अच्छा जी, फाइल मॉडिफिकेशन है, जिस तरह टेक्स्ट एडिटर्स टू क्रिएट मॉडिफाई फाइल, जिस तरह नोट पैड प्लस प्लस है, या विंडोज़ के साथ अपने भी सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, जिस तरह फ्रेगमेंटेशन का एक टूल था जो कि अगर डीफ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर रहा था, जो फ्री स्पेस है उनको कम कर रहा था, या फिर मेंटेनेंस है अब विंडोज़ में। और अगर जिस तरह इसका अपना भी एक डिफेंडर है जो एंटीवायरसेस के लिए है, विंडोज़ सिक्योरिटी के नाम से। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि विंडोज़ के साथ पैक्ड होके आ रहे हैं अभी। इनका मकसद ये है कि यूज़र को ईज़ प्रोवाइड करना। जैसा फाइल मॉडिफिकेशन अगर आपने करनी हो, तो अगर उस सिस्टम में इंटरनेट नहीं है तो वो ऑलरेडी एक टेक्स्ट एडिटर वहाँ पर होगा, जिसको जैसा नोट पैड है या वर्ड है, तो वहाँ पर वो टेक्स्ट एडिटर बन सकता है। अगर कंपाइल करना है तो उसके लिए क्या है, आपके पास शेल्स हैं, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट है। प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन अगर करनी है उसके भी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। इसी तरह कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर चीज़ों की, जिस तरह मेल्स है, मेल भी ऑलरेडी यहाँ पर अब न्यू जो है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें बिल्ट इन होकर आ रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपके पास एंटीवायरस भी आ गया, एडिटर भी आ गया, ईमेल्स की चीज़ें भी आ गई। तो ये सिस्टम प्रोग्राम्स हैं आपके, जो बैकग्राउंड सर्विसेज हैं, जैसे लॉन्च एट बूट टाइम। जो आपके ये सारे जितने भी सिस्टम प्रोग्राम्स हैं ना, ये आपके बूट टाइम के ऊपर लॉन्च होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने कभी सिस्टम सेफ मोड में ऑन किया हो तो वहाँ पर क्या होता है, ये सारे प्रोसेस ओपन नहीं होते, सिर्फ विंडोज़ ओपन होती है, और जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन हैं वो सारे आपके डिसेबल हो जाते हैं। सेफ मोड में जब हम विंडोज़ को ऑन करते हैं, जिस तरह हम कुछ सेफ मोड में तब हम ऑन करते हैं जब सिस्टम करप्ट हुआ हो, आपके वायरसेस आए हुए हों। तो एक टेक्निक ये है कि आप उसको जब आप रीस्टार्ट करते हो तो वहाँ पर हम आई थिंक F8 या F9 है, वहाँ पर उससे ऑप्शन होती है रन एन अ सेफ मोड। तो सेफ मोड में क्या होता है, जो वायरसेस बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, वो आपके जो प्रोग्राम्स हैं ना उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, मेल फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। जो एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है, अगर वायरस आ गया तो उस प्रोग्राम की अब नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है बैकग्राउंड में। तो सेफ मोड में हम जाने का मकसद ये होता है कि वो जो, क्योंकि सेफ मोड में हम वही चीज़ रन होगी जो हम ओपन करेंगे। तो जब हम वो प्रोग्राम ओपन ही नहीं करेंगे तो वायरस उसमें जो है ना वो एक्टिवेट नहीं होगा। देन हम सेफ मोड में ऑन करके उन वायरसेस को डिलीट करते हैं। तो ये सारे आपके बैकग्राउंड सर्विसेज हैं। ठीक है, जिसमें आपने प्रोवाइड जिस तरह डिस्क चेकिंग है, प्रोसेस स्केजुलिंग है, एरर लॉगिंग है, प्रिंटिंग, ये सारे आपके बैकग्राउंड में चीज़ें रन हो रही थी हैं। अच्छा, नॉन एज सर्विसेज, सब सिस्टम और डेमन्स। ठीक है, ये सारे इनके नेम्स डिफरेंट हैं, लेकिन जिस तरह सर्विसेज है वो इधर है, और अगर लिनक्स में इसको हम डेमन्स कहते हैं, क्योंकि ये भी एक बैकग्राउंड सर्विसेज है। एप्लीकेशन प्रोग्राम डोंट परटेन टू सिस्टम रन बाय द यूज़र। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो आपके सिस्टम प्रोग्राम हैं, जो वो आपके बूट टाइम पर स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आपके यूज़र्स के प्रोग्राम हैं वो बूट टाइम पर स्टार्ट नहीं होते, जो कि यूज़र उसको रन करता है। और बस जिस तरह ये जो है
कीबोर्ड्स हैं ये भी ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाते हैं। जैसे आप विंडोज़ को रीस्टार्ट करते हो तो विंडोज़ एक दफ़ा सारे जितने भी हार्डवेयर उसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं उन सबको चेक करता है ये सारे कनेक्टेड हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा OS डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये हम अभी चैप्टर नंबर 2 पे ही हैं। चैप्टर नंबर 2 जो बुक का चैप्टर नंबर 2 है ये हम अभी उसी पर ही हैं, जो कि OS डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OS सॉल्वेबल बट सम अप्रोचेस हैव प्रूवन सक्सेसफुल। अब इसमें क्या है, हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वेरी वाइडली। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो डिपेंड कर रहा है उसके वर्जन के ऊपर। जिस तरह विंडोज़ में भी 7 में डिफरेंट है और विंडोज़ 10 में चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इसमें आपके पास यूज़र गोल्स एंड सिस्टम गोल्स होते हैं। यूज़र गोल्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट टू यूज़, ईजी टू लर्न, रिलायबल, सेफ एंड फास्ट। तो जो यूज़र्स के गोल है ना वो हमारे गोल तो यही हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एक तो कन्वीनियंट हो, रिलायबल हो, सेफ हो और फास्ट हो। कन्वीनियंट टू यूज़, ठीक है। जो आपके लिनक्स हैं ये थोड़े से ज़रा इनकन्वीनियंट हैं फॉर दोज यूज़र जिनको अभी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, जिनको अगर कोई भी चीज़ जिसमें कमांड लाइन में काम नहीं करना आता तो उनके लिए लिनक्स जो है वो एक बड़ा मुश्किल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उनके गोल ये होगा कि बड़ा इजी हो, तो इसलिए विंडोज़ पॉपुलर है लेकिन वो सेफ़ नहीं है। और सिस्टम के पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि सिस्टम के अगर हम एज अ सिस्टम पर्सपेक्टिव देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी इजी टू डिज़ाइन, कि हम उसको ईज़िली टू डिज़ाइन कर लें एंड इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो कि डिज़ाइन भी हो जाए, इम्प्लीमेंट भी हो और मेंटेन भी हो, एज वेल एज फ्लेक्सिबल, रिलायबल, एरर फ्री एंड एफिशिएंट। ये सारे आपके क्या आ गए, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई, जिसमें आपके पास हम सिस्टम गोल्स ये होते हैं कि पॉलिसी और मैकेनिज़्म। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूज़र गोल और सिस्टम गोल्स जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कोई भी जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है जब वो डिज़ाइन कर रहा होता है वो इन चीज़ों को देख के डिज़ाइन करता है। और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी वेरिएशन आती हैं। अर्लियर ओएस जो असेंबली लैंग्वेज थी, जो अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके वो असेंबली लैंग्वेज में बने हुए थे। देन सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गो, पीएल, ठीक है। तो ये सारी अब आजकल जो है ना वो हमारे सी और C++ यूज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन में। ऑल द प्रोग्राम्स आर रिटन इन मोस्टली C और C++। एक्चुअली यूजली आ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, लोअर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, मेन बॉडी C में हो गई, और सिस्टम प्रोग्राम्स आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिस तरह पर्ल, पाइथन और शेल के स्क्रिप्ट्स हैं, इनमें चीज़ यूज़ हुई भी होती है। मोर हाई लेवल लैंग्वेज ईजियर टू पोर्ट टू अदर हार्डवेयर बट स्लोअर। अगर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस का मसला ये है कि जिस तरह C++ है उसको कोड एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है और वो स्लो है, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर किसी हार्डवेयर पे लगा देंगे तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस हमारे पास स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो उसका कोड को रन होने में टाइम लगेगा। तो क्योंकि वहाँ फंक्शन कॉल्स होती हैं डिफरेंट, तो वहाँ पर उसका कोड जो है वो स्लो होता है वहाँ पर। इमुलेशन कैन अलाउ एन OS टू रन ऑन नॉन नेटिव हार्डवेयर। अब जिस तरह विंडोज़ पे बैठ के आपने एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर को रन करना है तो हमें उसके लिए एक इमुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इमुलेशन क्या करेगा, एक आपको नॉन वर्चुअल टाइप वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा विद इन द विंडोज़। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिसमें हम एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर का भी कोड रन कर सकते हैं। तो इमुलेटर जैसा एक्लिप्स में अगर डेवलपमेंट की है एंड्रॉयड की, तो वहाँ भी हम क्या कर रहे होते हैं, जिस एंड्रॉयड स्टूडियो है वहाँ भी उसके पास डिफरेंट इमुलेटर पड़े हुए हैं। उसमें के पास गूगल जितने भी फ़ोन्स हैं ना, सैमसंग, गलेक्सी, इन सब के पड़े हुए हैं इमुलेटर। वहाँ क्या होता है, जो आप एप्लीकेशन बना रहे होते हो उस इमुलेटर पे जाके डिप्लॉय हो जाती है, बजाय इसके कि हम वो कोड उठा के पहले मोबाइल में लेके जाएं फिर उसको चला के देखें रियल एनवायरनमेंट में। तो जो इमुलेशन है वो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी सबको?
Yes, sir. यस सर आ रही है। ठीक है, इमुलेशन का सबको पता चल गया कि इमुलेशन क्या होता है। अच्छा जी, Yes, sir. ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है? जनरल पर्पस ओएस इज वेरी लार्ज प्रोग्राम। ठीक है, वेरियस वेज टू स्ट्रक्चर वंस। अब जो सिंपल स्ट्रक्चर था वो था आपका एमएस डॉस का, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर मोर कॉम्प्लेक्स हो गया, जिस तरह यूनिक्स है, उनका जो सिस्टम है ना, वो उनका फाइल सिस्टम भी डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपने विंडोज़ इंस्टॉल करनी हो तो वो फाइल सिस्टम आपका NTFS होगा, और अगर आपने यूनिक्स करनी है तो यूनिक्स का अपना है, उसको आई थिंक FAT32 है, या फिर EXT है, एक्सटेंडेड, उसका नाम है EXT। तो ये फाइल से जिस तरह आपने अगर बूटेबल, आजकल मोस्टली तो हम फ्लैश को बूटेबल बनाते हैं ना, तो जब हम बूटेबल बना रहे होते हैं तो वो पूछता है कि आपने ये विंडोज़ पे इंस्टॉल करनी है फ्लैश, बूटेबल फ्लैश, या फिर लिनक्स पर इंस्टॉल करनी है। तो अब क्योंकि इन दोनों का जो इंटरनल का स्ट्रक्चर है फाइल का वो डिफरेंट है, अगर विंडोज़ पे करनी होगी तो वो उसको क्या करेगा, पहले फॉर्मेट करेगा। जिस तरह आपने कोई बूटेबल फ्लैश बनाई होगी आई थिंक, तो क्या करेगा, पहले उसको फॉर्मेट करेगा, NTFS को फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, देन उसके ऊपर बूटेबल विंडोज़ को कॉपी करेगा, तो उसका जो फॉर्मेट रखेगा वो NTFS होगा उसमें। और ये फ्लैश आपकी विंडोज़ लिनक्स पर नहीं चलेगी। ठीक, अगर हमें लिनक्स को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बूटेबल जो फ्लैश बनाओगे उसमें आपको उसका जो सॉफ्टवेयर जिससे बना रहे हो उसमें आपको ऑप्शन देनी पड़ेगी कि ये मैं लिनक्स के लिए बना रहा हूँ, तो वो वहाँ पर फाइल सिस्टम उसका फिर चेंज हो जाएगा, वो EXT हो जाएगा, एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये इन सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी थोड़े डिफर हैं। डॉस तो टोटली डिफरेंट है, जो आपके यूनिक्स हैं और जो डिफरेंट, उन सब में भी फ़र्क है। जिस तरह सिंपल स्ट्रक्चर आपका डॉस में क्या होता था कि आपके पास MS डॉस रिटर्न टू प्रोवाइड द मोस्ट फंक्शनैलिटी इन एट लीस्ट स्पेस के नॉट डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। इसमें क्या होता था कि आपके पास जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर फिर आपके पास सिस्टम प्रोग्राम आ गए, फिर डॉस ड्राइवर्स आ गए, और यहाँ पर आपके बायोस के ड्राइवर। इसमें जो आपके इनके जो प्रोसेसेस थे ये कोई वेल सेपरेटेड नहीं थे, क्योंकि एक ही प्रोसेस में ने ड्राइवर भी हैं उसके पास प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन भी है, और उसके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम भी है। तो जो मॉड्यूल्स डिवाइड हुए हुए हैं वो उसमें कोई इस तरह कोई सेपरेशन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक फुल टाइट कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चीज़ें इनमें बड़ी टाइट कपल्ड हुई हुई है, नॉट सिंपल स्ट्रक्चर जो कि आपके पास है यूनिक्स का। अब यूनिक्स में क्या होता है कि यूनिक्स लिमिटेड बाय हार्डवेयर फंक्शनलिटी, द ओरिजिनल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव लिमिटेड स्ट्रक्चरिंग, द यूनिक्स OS कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पार्ट्स, सिस्टम प्रोग्राम्स और कर्नल। अच्छा, जो कर्नल इसमें जो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो दो में डिवाइड होता है। एक तो होता है जी यूज़र सिस्टम्स के जो प्रोग्राम है वो सेपरेट होते हैं, और जो कर्नल है ना वो आपकी सारी रिसोर्सेज जितनी भी आपकी हार्डवेयर रिसोर्स हो गई, मेमोरी की रिसोर्सेज हो गई, स्पेस की हो गई, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट और हार्डवेयर मैनेजमेंट, ये सारी आपका कर्नल परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, यूनिक्स में। और जो आपके सिस्टम प्रोग्राम्स हैं वो उन सबको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इनमें बेसिकली सेपरेशंस हैं, जिस तरह ये है बियॉन्ड सिंपल बट नॉट फुल स्ट्रक्चर्ड। इसके पास आपके पास यूज़र्स आ गए, शेल एंड कमांड लाइन इंटरप्रेटर आ गए, फिर ये सिस्टम कॉल इंटरफेस आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपके पास जितनी भी जो सिस्टम की कॉल्स हैं उसके जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारे कर्नल के पास पड़े हुए होते हैं। फिर कर्नल इंटरफेस टू हार्डवेयर। ठीक, इसके कर्नल के अंदर भी जो है ना वो आपके जो ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन है, स्पेस की है, वर्चुअल मेमोरी, वो अलग पड़े हुए हैं, और जो हार्डवेयर की चीज़ें हैं वो भी सेपरेट पड़ी हुई हैं।
तो ये है बेसिकली यूनिक्स का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको हम कहते हैं लेयर्ड अप्रोच है ये। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड टू नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, बट इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। ईच बिल्ट ऑन अ टॉप ऑफ लोअर लेयर। द बॉटम लेयर, लेयर 0 इज अ हार्डवेयर। पहली लेयर आपकी क्या है, जो कि हार्डवेयर को, जितने भी आपके जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं, जिस तरह कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स हैं, इन सब को कंट्रोल कर रही है लेयर 0, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लेयर 0 इन सब को कर रही है। फिर आपके पास लेयर 1 आ गई, ये हार्डवेयर है, और जो लेयर n है वो आपके यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ये आपके पास हार्डवेयर आ गई है, सिस्टम्स की आ गई लेयर 1, एंड देन सो ऑन अनटिल जो है ना, वो जो एंड वाली लेयर होगी वो आपके यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करेगी कि यूज़र्स ने क्या इंस्ट्रक्शन सेंड की, यूज़र ने क्या टाइप किया है, उस यूज़र की क्या चीज़ यूज़र जो है ना वो डिमांड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़र इंटरफेस में आ गई। अब माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर सिस्टम्स। अच्छा, कुछ हमारे पास जिस तरह माइक्रो कर्नल है, जिस तरह मैक ओएस है, इसको हम माइक्रो कर्नल में लेते हैं। इनका जो सिस्टम है ना वो हमारा माइक्रो कर्नल, मूव एज मच एज फ्रॉम कर्नल इनटू यूजर स्पेस। मैक एग्जांपल हो माइक्रो कर्नल, जैसे मैक ओएस है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो आपका सारा माइक्रो कर्नल बेस्ड है। इसमें कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन यूज़र मॉड्यूल यूजिंग मैसेज पासिंग। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, आपकी जो चीज़ें चल रही होती हैं वो एक मैसेज पासिंग के थ्रू होती हैं। ईजियर टू एक्सटेंड द माइक्रो कर्नल, ईजियर टू पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू आर्किटेक्चर। फिर ये कुछ उसने बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि जो आपका जो कर्नल बेस से अगर डिफ़र करेंगे तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज पासिंग हो रही है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, नीचे हमारे पास हार्डवेयर है, यहाँ पर हमारे पास माइक्रो कर्नल्स लगे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कर्नल मोड, ठीक है, और ऊपर हमारे पास यूज़र मोड है। अब जिस तरह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, फाइल सिस्टम है और ड्राइवर, इनमें आपस में क्या है, मैसेजिंग्स हो रही हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं ये। और नीचे जो माइक्रो कर्नल है उसमें सारी मैनेजमेंट आ गई, सीपीयू की स्केजुलिंग आ गई, मेमोरी आ गई, और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि यूज़ होता है आपके मैक ओएस में, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूज़ होता है ये। फिर मॉड्यूल्स आ गए, ठीक है, मॉड्यूल बेस्ड जो आपके सिस्टम्स हैं वो आपके सोलेरिस हैं, ठीक, जिस तरह लिनक्स हो गया, सोलेरिस हो गया, ये क्या है, ये सारे मॉड्यूल बेस्ड हैं। मैनी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि उनके पास लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, देन आपने क्या करना है, उसको सिंपली लोड करना है। जिस तरह लिनक्स है उसमें एक बेस, लिनक्स में आप जो है ना वो शुरू में वो इंस्टॉलेशन के दौरान पूछता है कि आपने बेस मिनिमम इंस्टॉलेशन करनी है या फिर फुल इंस्टॉलेशन करनी है। मिनिमम इंस्टॉलेशन में जो सारे सिस्टम्स की चीज़ें हैं वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी, फिर एंड में यूज़र्स के पास ये ऑप्शन होगी कि उसने कौन से मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है बाद में। तो ये फीचर्स आपका लिनक्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास डिवाइस एंड बस ड्राइवर्स आ गए, स्टीम मॉड्यूल्स आ गए, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें आपके मॉड्यूल्स में होती हैं इनके पास। यूज़र ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है, जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे, जो ऑलरेडी रीयूजेबल करते थे ना, जो भी एक क्लास हमने क्रिएट की उसको क्या किया कि जिस तरह स्टूडेंट की क्लास है, जो कि उस स्टूडेंट की क्लास को हमने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लिया, बाद में हमने उसको रीयूज़ किया हर जगह पे, बजाय से कि हम हर क्लास उसकी यूज़र स्टूडेंट की क्लास बार बार लिखें, हमने चीज़ों को रीयूज़ कर लिया। तो इसी तरह मॉड्यूल में होता है कि आपने मॉड्यूल एक दफ़ा जब उसने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट हो गया, देन आपने उसको रीयूज़ कर लिया, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का फ़ायदा यह है कि रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। ईच कोर कंपोनेंट इज सेपरेट, जो कोर कंपोनेंट्स हैं वो आपके सेपरेट होते हैं। जिस तरह MS DOS में तो ये चीज़ें सेपरेट नहीं थी,
लेकिन जो आपके मॉडर्न अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें ये चीज़ें सेपरेट हो गई हैं। इस तरह स्केजुलिंग क्लासेस हैं, फाइल सिस्टम्स हैं, ये चीज़ें अब एज अ सेपरेट हैं। ईच टॉक्स टू अदर ओवर नॉन इंटरफेस। अब हर कोई जो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है उसको एक एपीआई या कोई इंटरफेस प्रोवाइड की हुई है। तो एक प्रोसेसर ने दूसरे, क्योंकि हमने सेपरेशन कर दी मॉड्यूल्स में, अब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से थ्रू एपीआई पास कर सकता है। अच्छा, ओवरऑल सिमिलर टू लेयर्स बट मोर फ्लेक्सिबल। ये जो है ना लेयर्स जो आर्किटेक्चर है उससे फ्लेक्सिबल से उससे सिमिलर है, बट बड़ा ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें हम मॉड्यूल्स को ऐड करना इजी है एज़ कंपेयर टू लेयर, जिस तरह सोलेरिस मॉड्यूलर अप्रोच। फिर आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके हाइब्रिड सिस्टम्स भी हैं। इस तरह मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एक्चुअली नॉट वन प्योर मॉडल। ठीक है, एक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके मॉडर्न है वो आपके हाइब्रिड सिस्टम्स पे बने हुए हैं। जैसे हाइब्रिड कंबाइन मल्टीपल अप्रोच टू एड्रेस परफॉर्मेंस। अब इसने क्या किया, जो आपके इस तरह के बने हुए हैं कि इस तरह एक एक्सपी से उसके कुछ बेनिफिट्स जो अच्छे गुड फीचर्स हैं वो उठा लिए लिनक्स से उठा लिए और मैक ओएस से उठा लिए, उन सबको कंबाइन करके अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो इसमें जिस तरह लिनक्स सोलेरिस कर्नल इज़ अ कर्नल बेस्ड ऑन मोनोलिथिक। तो विंडोज़ मोस्टली मोनोलिथिक है। अच्छा, जिसमें एप्पल मैक ओएस हाइब्रिड है। आपका जो आपका मैक ओएस सिस्टम्स हैं ये आपके हाइब्रिड सिस्टम्स हैं क्योंकि ये कस्टमाइजेबल बने हुए हैं। इसमें आपके पास परफॉर्मेंस जो है ना, जिस तरह विंडोज़ है ना उसमें क्या होगा आपकी मे बी सिक्योरिटी बड़ी लैग कर रही है, विंडोज़ इतनी सिक्योर नहीं है। जो आपकी लिनक्स है वो सिक्योर है। तो जो मैक ओएस ने क्या किया कि जो फास्ट चीज़ें थी माइक्रोसॉफ्ट की वो ले ली, उससे आइडिया ले लिया, प्लस जो आपका जो सिक्योरिटी है वो आपकी लिनक्स से जो BSDs हैं उनसे एक्वायर कर ली। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम कहते हैं, ये आपका हाइब्रिड सिस्टम्स हैं आपके। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ये होते हैं कर्नल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट किट होती है, कर्नल एक्सटेंशन होता है। अब कर्नल के पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिस तरह BSDs हैं आपके पास, क्विक टाइम, जावा है, सारे आपके इन्वायरमेंट पड़े हुए हैं ऑलरेडी। और जो यूज़र यहाँ पर हमारे पास उसके यूज़र इंटरफेस पड़ा हुआ है ऊपर। तो इसके पास एप्लीकेशन एनवायरनमेंट जिस तरह जावा है, क्विक टाइम फॉर वीडियोस प्लेइंग है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके पास बंडल होके आ रही हैं। अच्छा, जिस तरह एप्पल मोबाइल OS फॉर आईपैड स्ट्रक्चर्ड ऑन, इसमें ये सारी चीज़ें जिस तरह एंड्रॉयड आईपैड है, आईफोन्स हैं, ये सारे आपके हाइब्रिड सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब ये सारे आपके आ गए हाइब्रिड में। अब एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड आपका है ओपन सोर्स, डेवलप बाय मोस्टली गूगल, ओपन सोर्स है। ठीक है, सिमिलर स्टैक टू iOS बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल बट मॉडिफाइड, प्रोवाइड एक्सेस मेमोरी डिवाइस मैनेजमेंट एड्स पावर मैनेजमेंट। अब जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है ना, वो आपका मोस्टली क्या है, सिमिलर है iOS से, बट लेकिन ओपन सोर्स है यहाँ पर। अब जिस तरह अभी हवावे ने अपना एक एंड्रॉयड या इसके मुकाबले में अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जो कि लिनक्स बेस्ड है। ठीक है, जो जिसके बिहाइंड लिनक्स चल रहे हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो ये है जी एंड्रॉयड में क्या होता है कि उनके पास एक ऑलरेडी रन टाइम इन्वायरमेंट इंक्लूड हुआ होता है। और अगर आपने जिस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने देखा होगा कि उसमें एक रन टाइम इन्वायरमेंट ऑलरेडी से डिफाइन हुआ होता है। जब आप एक एप्लीकेशन को रन करते हो तो वो जाके सिस्टम के ऊपर रन हो जाती है। अच्छा, ये है आर्किटेक्चर, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। इसमें आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जिस तरह SQLite हो गया, सरफेस मैनेजर हो गया, OpenGL, ये सारी इसके पास लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। ये एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है, एंड्रॉयड में।
ठीक है। कुछ क्योंकि हम जो जब एंड्रॉयड की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ये लाइब्रेरीज होगी फॉर डेवलपमेंट, और एंड्रॉयड रन टाइम हो गया फॉर जो आपका डेवलप करने के बाद जो एप्लीकेशन है उसको रन करना है तो हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक रन टाइम इन्वायरमेंट, तो उसको हम कहेंगे एंड्रॉयड रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलरेडी कपल होके आ रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम पढ़ते हैं डीबगिंग कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डीबग किस तरह कर रहे हैं। डीबग हम तब करते हैं जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास कुछ एरर्स आ जाएं। ठीक है, डीबगिंग इज़ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर और बग। अब बग किसी वजह से भी आ सकता है, नॉर्मली वायरसेस की वजह से आ जाता है, क्योंकि वो वायरसेस क्या करते हैं आपके जो सिस्टम के आपको आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रही है। जो आपके बग्स होते हैं मोस्टली, वो मैं बता रहा था कि वो मोस्टली वायरसेस से आते हैं। ठीक है, वायरसेस ने क्या किया, जो सिस्टम्स के जो फाइल्स थे उनको करप्ट कर दिया, तो उसकी रिकवरी के लिए फिर हम क्या करते हैं, डीबगिंग करते हैं। जो विंडोज़ है उसको डीबग करती है। ओएस जनरेट लॉग फाइल कंटेनिंग एरर इन्फॉर्मेशन। ओएस के पास लॉग फाइल्स भी होते हैं जिसमें हम कहते हैं टेम्परेरी फाइल्स हैं ये, जिसके अंदर सारे लॉग्स की इंफॉर्मेशन होती है कि कितने लॉग्स उसके पास विंडोज़ के पास हैं। तो जिससे वो विंडोज़ देख रही होती है कि जैसे ही कोई एरर आया उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। फेलियर ऑफ एन एप्लीकेशन कैन जनरेट कोड डंप फाइल कैप्चरिंग मेमोरी ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर कैन जनरेट क्रैश डंप्स। अब इसमें जो कुछ डंप्स ये हैं कि जो जैसे ही कोई क्रैश होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो एक रिपोर्ट जनरेट होती है। अक्सर जिस तरह कुछ एंटीवायरस ऐसे हैं कि वो अगर जैसे क्रैश होते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि आपने ये जो रिपोर्ट है ये हमें भेजनी है, उसमें सारी उनकी एरर्स की डिटेल होती है। तो उनको फ़ायदा ये होता है कि वो फिर प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट इस तरह करते हैं कि यूज़र्स के पास जितने भी वो क्रैश किस वजह से हुआ है उसके कॉज को जानने के लिए वो जो है ना, कुछ एंटीवायरस ऐसे हैं जो आपसे पूछते हैं, और कुछ होते हैं कि बगैर पूछे आप बिहाइंड वो हेड अपने जो भी उनकी हेड क्वार्टर होता है उनको एक रिपोर्ट भेज देते हैं जिसमें सारी डिटेल्स होती है उस सिस्टम की कि कब ये अगर क्रैश हुआ है या उसमें कोई उनका सॉफ्टवेयर में कोई मसला आया है, तो वो सारी जो लॉग्स होते हैं वो आपके सर्वर के ऊपर उनके जा रहे होते हैं। तो उनको फ़ायदा ये होता है कि वो उससे अपनी उस नेक्स्ट वर्जन में उसमें इम्प्रूवमेंट लानी हो। ठीक है, जो कि अनएथिकल चीज़ है कि वो आपका जितने भी लॉग्स हैं उनको एज अ यूज़ कर रहे हैं आप विदाउट योर परमिशन, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले भेजने से पहले आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये होता है जी डीबगिंग हो गया। बियॉन्ड क्रैशेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैन ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। जिस तरह विंडोज़ में मैं बता रहा था कि वो एक टूल होता है डीफ्रेगमेंटेशन, आई थिंक डीफ्रेगमेंटर, तो इस तरह का एक टूल था जो कि क्या कर रहा था, आपके जो मेमोरी जो आपके हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर हुआ होता है ना, वो डिफरेंट सेक्टर्स में स्टोर होता है हार्डवेयर हार्ड डिस्क में। अगर आपके पास 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी होगी तो वो डिफरेंट सेक्टर्स में जाके स्टोर हुआ होगा। तो डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है कि वो सिमिलर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका उनका एक क्लस्टर बना देता है, क्योंकि विंडो जब उसके फ़ायदा ये होगा ना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसको एड्रेस ढूंढने में ज़्यादा स्कैन नहीं करना पड़ेगा। कम स्कैनिंग में चीज़ें ढूंढेगा तो वो फास्ट हो जाएगा प्रोसेस या प्रोग्राम। तो बेसिकली वो रीशफलिंग कर रहा होता है एड्रेसेस की, जो सिमिलर आपके एड्रेसेस हैं उनको रीशफल कर दिया। तो नॉर्मली तभी डीफ्रेगमेंटेशन के बाद जो है ना वो सिस्टम परफॉर्मेंस या सिस्टम की ट्यून अप हो जाता है। सम टाइम यूजिंग ट्रेस लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटी रिकॉर्ड फॉर एनालिसिस। कुछ ट्रेस लिस्टिंग्स भी होती हैं जो कि फॉर एनालिसिस पर्पस के लिए होते हैं। जिस तरह अभी एंटीवायरस की एग्जांपल दी, उनके पास भी कुछ ट्रेस लिस्टिंग होती हैं जिसके वो एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। प्रोफाइलिंग इज पीरियोडिक सैम्पलिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टू लुक फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रेंड। अब ये कुछ लॉज हैं जो डिबगिंग इज
twice as hard writing a code in first place. असल में डीबगिंग वो कह रहा है कि ये एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि किसी दूसरे का वैसे भी कोड समझना एक मुश्किल चीज़ है और उसको ठीक करना तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, therefore if you write a code as cleverly as possible, you are by defining not smart enough to debug it. अगर आप कोड इतना कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो वो आपको एंड में क्या होगा, उसको डिबग करने में फिर ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए हमारे पास जिस तरह विंडोज़ टास्क मैनेजर है, यहाँ पर एक परफॉर्मेंस भी बता रहा होता है कि सिस्टम्स के क्या यूजेस का क्या परफॉर्मेंस है और सिस्टम्स में जो फाइल हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सारे प्रोसेस आपको बता रहा होता है। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रिमूविंग बोटलनेक। अब कुछ फाइल्स ऐसी हैं, अगर कुछ जिस तरह क्रोम है या अगर वो उसमें कोई बोटलनेक आया हुआ है, कहीं हेल्ड हुआ हुआ है, तो उससे परफॉर्मेंस आपकी जो है ना बड़ी इफ़ेक्ट करेगी। तो इसका काम यह है कि उन प्रोसेसेस को रिमूव करना। ठीक है, OS must provide mean of computing and displaying measures of system behaviors. For example, top program और Windows Task Manager। इसमें Windows ने भी टास्क मैनेजर हमें बना के भेजे हुए हैं ताकि हम उसको चीज़ों को मैनेज कर सकें, देख सकें कि कौन सा एप्लीकेशंस हेल्ड है उसको हम क्लोज़ कर दें। कुछ एप्लीकेशंस हमें रिक्वायर्ड नहीं होती तो उसके लिए हम उसको फिर ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि डी ट्रेस टूल। अच्छा, जो ये तो विंडोज़ में था, अगर हम इसको लिनक्स में लेके जाएं या सोलारिस जो फ्री उसमें सिस्टम्स हैं, उसमें हमारे पास डी ट्रेस एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि यूज़ होता है सोलारिस में। इसमें क्या होता है, प्रोब्स फायर व्हेन कोड इज एग्जीक्यूटेड विद प्रोवाइडर कैप्चरिंग स्टेट डाटा एंड सेंडिंग इट टू कंज्यूमर फॉर दोज प्रोब्स। इसमें क्या होता है जी, जिस तरह मैं बता रहा था कि जो भी चीज़ें हैं वो अगर कोई प्रोब आया है, उसमें कोई मसले आए हैं, तो वो सेंड कर देगा फॉर एनालिसिस। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग एक्स इवेंट क्यूड सिस्टम कॉल मूव फ्रॉम लाइब्रेरी टू कर्नल। इसमें ये बेसिकली टूल है जो कि डी ट्रेस जो यूज़ हो रहा है आपके सोलारिस और इस तरह के सिस्टम्स में, जिसका मेन मकसद आपका जो है वो सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको एनालिसिस है। ये सारी चीज़ें कैप्चर भी कर रहा होता है और उसको मेंटेन भी कर रहा होता है उनको फॉर कंज्यूमर्स। अब डी ट्रेस कोर्स इज रिकॉर्डेड द अमाउंट सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है आवाज़ मेरी? यस सर, अब आ रही है। जी, तो मैं डी ट्रेस कोड टू रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ टाइम ईच प्रोसेस विद यूज़र आईडी। अब ये एक डी कोड का बेसिकली ये कोड लिखा हुआ है उसने, जिसमें हमने ये बताया कि ये यूज़र आईडी 101 है। ठीक है, इज़ रनिंग ऑन अ CPU इन नैनो सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर ये क्या करेगा, जिस तरह विंडोज़ में था ना, विंडोज़ में हमारे पास GUI में चीज़ें नज़र आती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमें पता चल जाता है कि कितने कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं और उनके ये बार्स भी आ जाते हैं। ठीक है, उनके ये बार्स, डिफरेंट बार्स आ जाएंगे आपको, जिससे ये शो हो रहा होगा कि ये प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास, इस तरह मैं अभी आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो CTRL डिलीट टास्क मैनेजर। सबको ये टास्क मैनेजर नज़र आ रहा है? यस सर। जी, ये देखो, ये सारी इसमें ये बताया कि ये एप्लीकेशंस रन हुई हुई हैं इस टाइम। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं कि CPU ये इतना ले रही हैं, ये मेमोरी कंजप्शन जितना कर रही हैं। ये सारे प्रोसेस, ये कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस भी हैं जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं।
ठीक है, उन सब की इंफॉर्मेशन विंडोज़ के पास इस तरह आती हैं। अब ये कुछ सिस्टम्स की फाइल्स हैं और कुछ हमारे यूज़र्स प्रोग्राम है। मैंने यूज़र्स प्रोग्राम क्रोम ओपन हुआ हुआ है, पावर पॉइंट है, टीम है, PDF है, व्हाट्सएप है और इस तरह की चीज़ें ये सारी ओपन हुई हुई हैं। सेकंड टाइप आपका है परफॉर्मेंस का। इसमें यह दिखा रहा है कि CPU की बेसिकली यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है। ठीक है, अब ये जो हाई पीक है ये दिखा रही है कि यहाँ पर ज़्यादा CPU को वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये आपके मेमोरी की यूजेज है उसकी, कि कौन से प्रोसेस ने कितनी मेमोरी ली हुई है अभी। ठीक है, मेरा अभी 8 GB सिस्टम्स हैं तो उसमें ये लगा हुआ है कि इतनी मेमोरी जो है आपकी कंज्यूम हुई हुई है। ठीक है, इसमें आपके पास डिस्क भी दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है बेसिकली रीड राइट, कि कौन सा डाटा आपका रीड राइट हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ने यहाँ पर रखी हुई है। अब वाईफाई अगर कनेक्टेड है तो उसकी भी, वाईफाई की भी थ्रूपुट सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें ग्राफिक कार्ड भी है तो इस तरह NVIDIA का, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। अब एप्लीकेशन हिस्ट्री है, फिर ये स्टार्टअप्स हैं। एनीवे जो हमारे काम से रिलेटेड, अब ये जो, हाँ, ये प्रोसेसेस हैं। मैं बता रहा था कि हर प्रोसेस का एक आईडी होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस आईडी। अब इसका आईडी ये है। ठीक है, तो अगर किसी ने, अगर इस स्टेटस इसका क्या है, रनिंग में है। ठीक है, तो ये रनिंग में है और ये बता सकते हैं कितनी मेमोरी ये एलोकेट हुई हुई है। तो अगर हमने इस प्रोसेस को ख़त्म करना है तो हम इस पर राइट क्लिक करके एंड प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा किल हो जाएगा। रनिंग से हमारा चला जाएगा हॉल्ट स्टेट में। ठीक है, एंडिंग की तरफ चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस, जिस तरह ये परफॉर्मेंस है इसकी हमें ट्यून करना होगा, शो करना हो। अभी वो ये बता रहा है कि हमारा जो CPU है वो 22% यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, और इसकी स्पीड अभी इतनी है 2.5। ये वेरी कर रही है स्पीड बेस्ड ऑन द लोड। जितना लोड उसमें है उतना ही वो, अब ये शो कर रहा है कि किस प्रोसेस ने कितनी स्पेस यहाँ पर CPU पे ली हुई है। अब जो ये सर्च एप्लीकेशंस हैं, या ये डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं, जो सर्च एप्लीकेशन है जिसका नाम क्रोम है, क्योंकि सर्च एप्लीकेशन एक ही मेरे पास ओपन हुई हुई है, वो क्रोम ही है, तो क्रोम ने ली हुई है। दूसरा मैं टीम यूज़ कर रहा हूँ तो टीम रनिंग में है। इसके टीम के 78 थ्रेड्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं और वो सर CPU। एक्सक्यूज मी सर, सिर्फ जी, ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है। हाँ हाँ, अच्छा। मैं ये रिसोर्स मॉनिटर, ठीक है, रिसोर्स मॉनिटर में हम, अब आई थिंक शो हो रही है आपको। यस सर, अब हो रही है। यस सर, हो रही है। अच्छा, ये है जी रिसोर्स मॉनिटर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन से प्रोसेस ने कितनी रिसोर्सेज ली हुई हैं। अभी मैं बता रहा था कि जिस तरह सर्च एप्स है उसने एक रिसोर्सेज ली हुई है, यहाँ पर उसका एक, ये प्रोसेस का आईडी है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है और उसका स्टेटस अभी ये सस्पेंडेड है। जो रनिंग में है हमारे पास वो है हमारे पास टीम, क्योंकि मैं टीम यूज़ कर रहा हूँ अभी आप लोगों से कम्युनिकेशन के लिए, तो इसके प्रोसेस और इसके थ्रेड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टीम का ये प्रोसेस है 9328 और ये रनिंग में है। ठीक है, तो ये जो यूज़ कर रहा है 81 थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं। 81 थ्रेड्स का मतलब है इसके 81 बैकग्राउंड चीज़ें चल रही हैं इस प्रोसेस की। ठीक है, और इस प्रोसेस ने जो CPU लिया हुआ है वो आपका ये 12 लिया हुआ है और इसकी एवरेज इतनी है जो कि ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी कि जितने भी प्रोसेस आपके रन हो रहे हैं उनकी क्या, कितनी रिसोर्सेज वो ले रहे हैं। अगर उसने, क्योंकि विंडोज़ के पास इन सब की इंफॉर्मेशन होती है जितने रनिंग है और जितने आपके सस्पेंडेड हैं। अब ये सारे रनिंग में है, रनिंग। ठीक है, ये सारे रनिंग में है।
तो और ये स्टेटस जो सस्पेंडेड में है वो नीचे है, ये सारे सस्पेंडेड हैं। अगर मैं कोई भी प्रोसेस यहाँ से किल करता हूँ, जिस तरह ये क्रोम है, एनीवेज अभी मैं किल नहीं करता क्योंकि मे भी सिस्टम ये हो सकता है रीस्टार्ट। अच्छा, यहाँ से हम खुद प्रोसेस को हम किल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास सर्विसेज हैं जो कि चल रही हैं, और ये मेमोरी की यूटिलाइजेशन है इन सब की, कि कितनी हार्डवेयर ले रही हैं, कितने इन मेमोरी यूज़ है। क्योंकि 8 GB लगी हुई है तो ये ऑलमोस्ट 4.5 जो है ये यूज़ है, और इतनी जो है ना मेमोरी आपकी अवेलेबल है अभी। ठीक है, अब डिस्क में भी ये बता रहा है कि कितनी डिस्क में हमारे पास अवेलेबल है। तो इन सब का मकसद ये है कि जो विंडोज़ है वो इसको चीज़ों को मैनेज इस तरह कर रही है आपके। ठीक है, तो हम इसको जो है जी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में हमने देख लिया कि एप्लीकेशन और उसके जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। और यही काम हम अगर हम लिनक्स में होते तो हम डी ट्रेस एक उनका टूल है जिससे हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं थ्रू डी ट्रेस। इसलिए इसका कोड था, उसमें ये बता रहा था कि जो यूज़र आईडी है उसके अगेंस्ट कौन कौन से रनिंग हमारे पास मोड है। ठीक है, यूज़र आईडी 1.0 इन रनिंग मोड। तो हर आईडी, जो भी एक आईडी होती है, जो भी प्रोसेस होता है उसकी एक आईडी होती है। उस आईडी से हम ये देख सकते हैं कि वो रनिंग मोड में है और वो सीपीयू और वो कितना टाइम ले रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम्स are designed to run on any of a class of machine. System must be configured for each specific device. अब sysgen program contain information concerning a specific configuration of। अच्छा, विंडोज़ में आप लोगों ने sysgen, ये भी एक सिस्टम्स का एक बेसिकली प्रोग्राम है जिसके पास सारी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, जितनी भी हार्डवेयर की जो इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसमें कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, इन सब की इंफॉर्मेशन सिसजेन सॉफ्टवेयर के पास होती है। ठीक है, यूज टू बिल्ड स्पेसिफिक कंपाइल करना, इन सब के पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है इन सब के हार्डवेयर के ऊपर, इन सब की हार्डवेयर को वो मैनेज कर रहा है। अब सिस्टम बूट्स, व्हेन पावर इनिशियलाइज सिस्टम एग्जीक्यूशन स्टार्ट एट अ फिक्स मेमोरी लोकेशन। जैसे ही आप उस सिस्टम को स्टार्ट करते हो वहाँ से आपकी मेमोरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपके पास चीज़ आती है रोम, जिसको हम कहते हैं कि ये फर्म, जो भी जिस तरह अगर आपके पास इंटेल लगा होगा तो वो फ़ौरन इंटेल का बोर्ड आ जाएगा। वो क्या है, वो ऑलरेडी एक चीज़ फर्मवेयर इंस्टॉलेशन हुई हुई है उसके ऊपर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल टू द हार्डवेयर सो हार्डवेयर कैन स्टार्ट इट। और फिर देन अगर हार्डवेयर स्टार्ट होना है तो उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होना चाहिए, वरना वो इंटेल के बाद वो दोबारा रीडायरेक्ट हो जाएगा वापस, वो लूप में लगा रहेगा, क्योंकि वो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो देन वो दोबारा वो शो रीस्टार्ट होगा और वही स्क्रीन बार बार शो होती रहेगी। अच्छा, स्मॉल पीस ऑफ कोड बूटस्ट्रैप लोडर स्टोर इन रोम और EEPR रोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल, इसकी एब्रीवेशन आपने देखनी है। ठीक है, EEP रोम्स लोकेट्स द कर्नल लोड्स इनटू मेमोरी एंड स्टार्ट। जो ये जो आपके जो फर्मवेयर इंस्टॉल होके आती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी, जो हार्डवेयर में वो इंस्टॉल हुई हुई होती है आपके EEP रोम के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा उसकी स्पेस होती है तो वो ऑलरेडी होती है वहाँ पर। तो जैसे ही आप विंडोज़ को स्टार्ट करते हो तो वो एक बूट लोडर उनका ऑन हो जाता है, ये विंडोज़ में है। और लिनक्स में इसको हम कहते हैं ग्रब। ग्रब में क्या होता है, जो आपके जो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन है, जो बूटिंग की इंफॉर्मेशन है, जो हार्डवेयर जितने उसने अलाउ करने हैं, कर्नल कौन सा यूज़ करना है, उसको हम कहेंगे ग्रब लोडर। ग्रब और जो आपका बूटस्ट्रैप है
इन दोनों में बेसिकली यही है, उन दोनों में काम एक ही है लेकिन नेम में फ़र्क है। जो ग्रब होता है या आपका लिनक्स वगैरह में लगा होता है, जिसमें के पास सिस्टम की जो स्टार्टिंग है, ठीक है, वो उसकी इंफॉर्मेशंस और और जितनी जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, मल्टीपल डिस्क हैं, वर्जन हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। तो सिस्टम बूट्स, तो यहाँ तक हमारे जो है ना बुक के पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 3, और ये मैंने शेयर किया हुआ है टीम्स में, टीम्स के फाइल्स के फोल्डर में, ठीक है। वहाँ से आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर बस इतना ही था। और अच्छा, आप लोगों का एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये है कि मिड से पहले एक क्विज़ भी होगा, ठीक है। तो मैंने एटलीस्ट 2 क्विज़ भी लेने हैं, लेकिन अच्छा, आप क्विज़ का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? कोई आपके पास क्वेश्चंस हो या फिर एमसीक्यूज बेस्ड हो? पहले दो चैप्टर्स में। सर देखें, एमसीक्यूज भी होते हैं हमारे, मतलब लास्ट सेमेस्टर में एमसीक्यूज भी इंक्लूड थे और शॉर्ट जी। क्वेश्चंस भी थे, मतलब डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। सही है। तो नेक्स्ट वीक फिर एक क्विज़ होगा, ठीक है। उसमें मैं पहले आपको, चलें, जब मैं डिज़ाइन करूँगा क्विज़ तो मैं बता दूंगा कि उसमें एमसीक्यूज हैं या फिर कुछ थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। सर मॉलिम पे होगा ना? अच्छा, मॉलिम की एक्सेस मुझे आज वैसे मिली है, लेकिन मुझे अभी लॉगिन नहीं हुआ मेरा। तो मेरे जब आई थिंक अगर मिल गई मुझे मॉलिम पे अब पहले, सब्जेक्ट्स अब ऐड हो चुके हैं। हाँ जी, ऐड हो चुके हैं, लेकिन मेरा लॉगिन अभी नहीं हो रहा था जब मैंने आज सुबह किया था। तो सर मेरा भी लॉगिन नहीं है, तो अच्छा, मैं कुछ इस स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं है। जी जी, अच्छा, तो वो फिर आई थिंक शहराम हैं जो कि ये डील करते हैं, तो मैंने उनको मैसेज किया था आज, तो वो हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। तो फिर मॉलम पे ही मैं क्विज हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीक। ठीक है सर, ओके हम उनको सर। कैसे कहें शहराम को? सर कोई कांटेक्ट? शहराम का ईमेल आईडी हो, मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है सर, आप यहाँ पे टीम पे मैसेज कर दें, फिर मैं हम लोग फिर उससे जी कांटेक्ट। जी जी, मैं टीम पर, हाँ, टीम पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अगर कुछ लोगों की एक्सेस ना आई मॉलम पर, देन वो क्या करेंगे फिर? क्विज में तो सबको पार्टिसिपेट करना है। सर उनका सर बाद में भी हो सकता है। नहीं सर, हम ऐसे करते हैं ना, वेडनेसडे ट्यूसडे तक देख लेते हैं ना कितने स्टूडेंट्स का होगा, जिनका नहीं होगा तो फिर कुछ देख जी लेंगे, जी, पता चल जाता है ना। हम मतलब कि वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स को होता है। चलें, तो ये सीआर जो है ना, ये आपने मुझे अपडेट करना है ट्यूसडे वेंसडे तक आई थिंक, ठीक है। थर्सडे तक आपने मुझे अपडेट करना है कि कितने स्टूडेंट्स का मोलम पर हो गया है, ठीक है। मीनवाइल मैं भी उनसे बात करता हूँ कि भाई मेरा भी। सर जी, जिनका मॉलम नहीं चल रहा तो सर वो टिकट जनरेट करे ना, वो फौरन एक्टिव कर देते हैं 1-2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। टिकट कैसे जनरेट करते हैं? मुझे भी आइडिया नहीं है अभी। सर मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। टीचर्स का मुझे फैकल्टी का नहीं पता कि उनके लिए ये है या नहीं, स्टूडेंट्स के लिए तो है। वो फौरन रिप्लाई दे अच्छा देते हैं वहाँ पर। लास्ट ठीक है, टाइम आप भी अच्छा, मॉलिम कर दें। बंद हो गया था जी ना। जी, अगर फी आपकी सबमिट है तो मॉलिम आपका ऑन होगा। आपने फी सबमिट करवाई है? नहीं, मैं अभी नहीं करवाई। तो वो फिर आप अभी मतलब फर्स्ट करवानी है इंस्टॉलमेंट दी थी नेक्स्ट क्या? वीक तक ना। नहीं, अभी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी ना, तो तो क्योंकि फिर वो जब तक आप नहीं अ, करवाएंगी ना तब तक नहीं ओपन होगा। वो इस वजह से ही तो ब्लॉक होता है फी कि आपने फी नहीं जमा करवाई। फी फी कैसे सबमिट करवानी है, मुझे इसका प्रोसेस भी नहीं पता बेसिकली, मतलब कि ऑनलाइन कैसे करवानी है। वो आपको वोचर मिले होंगे, हम सबको मिले हैं वोचर। ईमेल में आ जाते हैं वोचर, वो तो इकराम सबको कर देते नहीं हैं। आप नहीं, सीधे सर अभी तक इकराम से मुझे नहीं रब्ता कर आया। लें। ठीक नहीं है, मैं नहीं, उनसे सर बात इकराम कर। से रब्ता कर लें, वो आपको वोचर जनरेट कर देंगे। या मैं टिकट की ठीक है, लिंक शेयर कर देती हूँ, वहाँ पे भी आपको वोचर मिल जाएंगे। वहाँ पे भी आप अपनी प्रॉब्लम सबमिट करें ना, तो तब भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा।
ठीक है, वो आप यहाँ पे टीम पे या व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दें, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कर देती हूँ लिंक शेयर। ठीक। थैंक यू। सर हमारे सारे क्विज वगैरह मॉर्निंग पे ही होते हैं, क्योंकि लास्ट में जी जो सारा फाइनलाइज होता है ना, वो हमारा मॉर्निंग वाला ही होता है, तो इस जी वजह जी से सर फिर मॉर्निंग पे ही देख लें। हाँ जी, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सेस, आई थिंक किसी भी फैकल्टी के पास अभी एक्सेस नहीं थी मॉलम की, तो वो टीम पर ही ले रहे थे। जिस तरह मैंने अभी स्टूडेंट्स के लिए हैं तो वो फिर टीम पर ही बनाए थे। लेकिन बेटर ये है कि मॉलम पर एक ही दफ़ा हो जाए, तो वो मेरे लिए भी फ़ायदा है। एक ही दफ़ा ग्रेडिंग करनी है यस मैंने। सर, कि वो स्टूडेंट्स को भी इजी रहता है, वहाँ पे जी सारा ना डाटा शो हो जाता है, जी रिजल्ट जी जो फाइनल होता है ना। हाँ जी, तो मैं मंडे तक आई थिंक मुझे एक्सेस मिल जाएगी, तो सीआर जो है ना वो मुझे फिर अपडेट कर देगा कि बाकी स्टूडेंट्स के क्या सीन है। ठीक जी है, सर। जी सर। सही है। जी सर। चलें, आपने फिर मुझे अपडेट करना है कि जी क्विज़ के लिए वो मॉलम पर सब का हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मैं फिर कोई और वे भी देखूं कि उनको किस तरह फिर नेक्स्ट वीक का हम क्विज़ ले सकते हैं। जी सर। सर मोस्ट ज्यादातर लोगों का जो है ना मॉर्निंग ओपन हो गया है, आज उन्होंने मेल भेजी हुई थी। अब अच्छा, जो चल मतलब कि जिनका फी का इशू है ना, जिन्होंने फी सबमिट नहीं करवाई, उनका ऑफ होगा मॉर्निंग, बाकी जी, तो सारे ऑन हो गए। चलें, ठीक है जी, सही है। तो सर। ये फिर बाकी स्टूडेंट जो आज नहीं है लेक्चर में, फिर ये उनको भी कन्वे कर दें कि जो नेक्स्ट वीक है वो फिर फर्स्ट 2 चैप्टर्स फ्रॉम बुक, ठीक है, जो कि स्लाइड यूनिट 1 में जितने भी हमने 90 स्लाइड्स पढ़ी हैं, इन्हीं में से ही होगा। कुछ 96 स्लाइड्स हैं, इन्हीं में से ही मैं फिर एमसीक्यूज़ होंगे। और अच्छा, मैं मॉलम पे अभी मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन देता हूँ तो वो आप कर सकते हो। सर लॉन्ग क्वेश्चन सर आप क्या पीडीएफ है फाइल कि सेंड कर सकते हैं वहाँ पर, तो वो फिर हम डाउनलोड करते हैं, तो फिर हम वहाँ से करते हैं। अच्छा, चलें, ठीक है। सर वही चल बात है ना कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, अगर इसमें मतलब कोई इस तरह के न्यूमेरिकल्स नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट थे, तो वो फिर जी, पीडीएफ फाइल टीचर्स ने सेंड की थी हमें, तो हमने वो डाउनलोड करके सॉल्व किए थे और फिर वो पिक्चर अच्छा, बना के अपलोड कर दिए थे। तो अगर कोई इस सही है। तरह के मतलब थ्योरी वगैरह है, तो सर उसका एमसीक्यूज टाइप भी हो गया था। चलें, तो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज़ ही होंगे और शायद कोई एक आधा कुछ कोई एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन हो, लेकिन मोस्टली चलें फिर पहला क्विज़ है तो उसमें हम फिर एमसीक्यूज़ ही रख लेते हैं। जी सर ठीक है, ठीक है। जी सर और ठीक चल है सर। कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, थैंक यू। चलें, बाकी असाइनमेंट्स आई थिंक सब लोगों की ग्रेड हो गई हैं, और उसमें काफ़ी सारे मिसिंग थे। फिर आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों नहीं सबमिट की।